हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे। एक्चुअली हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअल में हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या है जिस कारण से वो 80% से भी ज्यादा नॉन कंपाउंड्स अकेले बनाने में कैपेबल होता है। तो वही उसमें हम लोग पहला डिस्कस किए थे कैटिनेशन और कैटिनेशन एनर्जी का आइडिया लिए थे, और दूसरा हम लोग बात कर रहे थे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में ही हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था हाइब्रिडाइजेशन का। कार्बन जिस समय टेट्रावैलेंसी शो करेगा तो उस समय वो एक प्रोसेस से गुजरेगा हाइब्रिडाइजेशन से, और कार्बन उस समय 3 हाइब्रिडाइज स्टेट शो करेगा, sp, sp2 और sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है मतलब कार्बन चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक, और अगर कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन जो है वो कर रहा है। क्लियर है बात सबको? अब देखो, अब बात यहां से हमारे पास आता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे थे टेट्रावैलेंसी से ही मतलब है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब हाइब्रिडाइजेशन की बात आ रही है तो थोड़ा सा हम एक आइडिया ले लें कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या एप्लीकेशन हम करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो थोड़ा सा इस बात को भी मेंशन कर लेते हैं, डिस्कस कर ले रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगा आपको तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ तो करो ना, किए नहीं हो उसको, तुम लोग कर ली हो ना, क्वेश्चन किए हो कि नहीं खुद से तो बताओ। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब देखो पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो क्वेश्चंस हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तो तुमसे निकालना चाहिए यार तुम लोग। क्या देखो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास से पहले वो बता दे फिर एप्लीकेशन की बात करते। देखो यहाँ पे हमने बताया था, क्वेश्चन था कि हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करना था, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन या ईच एटम इन द कार्बन एंड द गिवन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमको डिटरमाइन करना था। इसमें हमारे पास था पहला हमने दिया था CH3 CH2 CH2 और CH3 था। तो यहाँ पे इसमें जाएंगे तो क्या हो गया CHH इधर हो गया क्या CHH और इधर क्या हो गया CHHH, यही हो गया। यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, चारों सिग्मा बॉन्ड है मतलब sp3, चारों सिग्मा बॉन्ड sp3 सिग्मा बॉन्ड sp3 सिग्मा बॉन्ड, चारों सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड है मतलब sp3 होगा। क्लियर है? इसके बाद दूसरा हमारे पास हो गया कौन सा, सेकेंड कंपाउंड। अगर हम जाएंगे तो सेकेंड कंपाउंड हमारे पास जो है वो है, यहाँ पे अगर तुम गौर करेगा तो हमारा सेकेंड में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये हो गया क्या C, ये हो गया H H H C, इधर हो गया H डबल बॉन्ड C H C H H H और CH3। ये पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो उस क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्वेश्चन दिए थे, तो पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं हम, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर तुम गौर करोगे तो क्या हो गया, यहाँ 1 2 3 चारों सिग्मा है तो sp3, यहाँ 1 2 3 सिग्मा 1 पाई है तो sp2, 3 सिग्मा 1 पाई तो sp2, यहाँ जाओगे चारों सिग्मा है तो sp3, चारों सिग्मा है तो sp3 होगा। क्लियर है? इसके बाद अगर तुम जाओगे तुम्हारे पास, ये बात समझ आ रहा है? इसके बाद हमारे पास है कंपाउंड हमने दिया था, थर्ड हमारा कंपाउंड है, थर्ड कंपाउंड हमारा है CH3 CH
CH, C डबल बॉन्ड CH2 और हमारा क्या इधर हो गया कौन CH3 है ये है। तो यहाँ पे अगर जाओगे ये CH2 ये हो गया। तो इस कंपाउंड में अगर स्ट्रक्चर जाओगे तो क्या होगा CHHH, इधर हो गया CH डबल बॉन्ड CH, इधर हो गया क्या C डबल बॉन्ड CHH और फिर इधर हो गया क्या CHHH हो गया। क्लियर है? चारों सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब है क्या है ये sp3 है। यहाँ पे 3 सिग्मा 1 पाई sp2 sp2 1 2 3 सिग्मा 1 पाई sp2 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, तो क्या हो गया sp2, चारों सिग्मा हो गया तो क्या हो गया sp3 हो गया। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आता है चौथा कंपाउंड हमारा जो है वो है हमारा फोर्थ कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम। ये कंपाउंड हमारा चौथा कंपाउंड है और ये कंपाउंड हमारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड C क्या हो गया क्या C और फिर हो गया क्या डबल बॉन्ड, इधर क्या हो गया CH2 हो गया, ये हो गया। तो यहां से अगर हम चलेंगे तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या हो गया CHH, C डबल बॉन्ड C, इधर क्या हो गया HH, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई sp2 क्या हो गया 1 और 1 2 सिग्मा 2 पाई, तो sp क्या है ना ये सिग्मा 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 पाई इधर हो गया सिग्मा सिग्मा, तो 2 सिग्मा 2 पाई sp 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, तो क्या हो गया sp2 हो गया। ठीक है? इसके बाद हमारे पास कंपाउंड है CH3, ये हो गया क्या C ट्रिपल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड है ना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया क्या CHHH, इधर हो गया क्या C ट्रिपल बॉन्ड C इधर हो गया H डबल बॉन्ड C, इधर क्या हो गया HH। तो ये क्या हो गया, इधर से जाओगे तो sp3 हो गया 2 सिग्मा मतलब sp हो गया, sp हो गया 3 सिग्मा 1 पाई sp2 3 सिग्मा 1 पाई हो गया sp2। क्लियर है बात? ये बात सबको क्लियर हो रहा है? चलो इसके बाद हमारे पास आता है अगला कंपाउंड हमारे पास जो है, ये चौथा हो गया। पांचवा कंपाउंड देख लो, तो पांचवा हमारे पास क्या आ गया, तो देखो CH3, ये हो गया पांचवा था, वो पांचवा था ना ये पांचवा था। अब बात आता है कौन सा, छठे की बात करते हैं हम, 6। ये हमारे पास अगला हमारा है 6 में है, छठा है, वो है हमारा कौन सा CH3 CH2 प्लस है। तो CH3 CH2 प्लस का मतलब क्या हुआ, ये हो गया CHHH और इधर कौन हो गया, इधर हो गया कौन CH2, ये हमारा कौन हो गया CH2 और ये हो गया CHH और इधर कौन हो गया पॉजिटिव चार्ज है ना है। अब यहां से चलोगे तो 1 2 3 4 सिग्मा, तो sp3 1 2 3 सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज को कोई काउंट देते हैं नहीं, तो क्या हो गया sp2 हो गया। क्लियर है? सातवां अगला कंपाउंड हमारे पास है क्या CHH और इधर आ गया क्या पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ना है? तो यहां से अगर जाओगे ये कंपाउंड हमारा जो है कंपाउंड ये है, मतलब ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे अगर जाएंगे बताइए कंपाउंड हो गया क्या CH3 और CH2 और यहाँ हो गया निगेटिव चार्ज, तो माइनस 1 2 3 4 सिग्मा मतलब sp3। यहाँ पे जाओगे 1 2 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, निगेटिव चार्ज इज आल्सो ट्रीटेड एज सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा का मतलब हो गया sp3। ठीक है बात? इसके बाद आता है 7 के बाद हमारा कौन सा था, आठवां कंपाउंड हमारा क्या है, यह है CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ये हो गया CHH डबल बॉन्ड CH और इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया क्या 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा पाई सिग्मा और इधर पॉजिटिव, तो 3 सिग्मा मतलब sp2 और इधर 2 सिग्मा एक पॉजिटिव चार्ज को तो काउंट करते नहीं है, तो ये क्या हो गया sp, ये हो गया sp2, ये हो गया sp। समझ में आ रहा है बातों को? अरे क्लियर हो रहा है सबको? चलो इसके बाद हमारे पास होता है नाइन्थ क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और प्लस, ये था हमारा।
तो यहाँ पे अगर जाओगे ये, तो क्या हो गया, इधर से हो गया CH फिर हो गया CH और इधर क्या हो गया डबल बॉन्ड CH और इधर क्या हो गया प्लस 4 सिग्मा मतलब sp3, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई तो sp2, 2 सिग्मा पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है ना, पॉजिटिव चार्ज को काउंट करना है, याद है ना, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं देते थे, तो ये क्या होगा एक और एक दुए ना सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये सब सिग्मा बॉन्ड है, चारों सिग्मा तो sp3, यहाँ पे 3 सिग्मा 1 पाई तो sp2, 2 सिग्मा और पाई पॉजिटिव तो हट गया, तो क्या हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या होगा sp हाइब्रिडाइज हो गया, ये क्लियर है, क्या हो गया ये sp हाइब्रिडाइज हो गया, क्लियर है। अब यहां से अगर चलोगे तुम्हारे पास क्या हो गया, अगला कंपाउंड हमारा है 10वां कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारा हो गया कौन सा, ये हो गया CH3, नहीं 10वां कंपाउंड हमारे पास हो क्या CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH है, ये है यहाँ पे लोन पेयर है, चलो तो ये इसको क्या हो गया CHH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH हो गया, ये है यहाँ पे सिग्मा 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 ये हो गया क्या पाई, ये हो गया पाई, ठीक है, फिर सिग्मा सिग्मा इधर हो गया सिग्मा, इधर सिग्मा और एक हो गया पाई, ये दो लोन पेयर है तो लोन पेयर इज आल्सो ट्रीटेड एज सिग्मा, तो 3 सिग्मा 1 पाई तो क्या हो गया sp2, 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा 1 पाई क्या हो गया sp2, ये सारे sp2। अच्छा ये कार्बन का पूछा जाए तो, ये ऑक्सीजन का पूछा जाए तो 1 2 3 सिग्मा पाई, ये भी क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। 11 नंबर कंपाउंड हमारे पास क्या है, 11 नंबर को में क्या है हमारा, तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH2, इधर हो गया CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ना हुआ, तो यहां से अगर चलेंगे तो क्या हो गया CHHH, ये हो गया, यहाँ पे हो गया CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड इधर हो गया, और इधर कौन हो गया CH2, ये हमारे जो कंपाउंड है ये CH C इधर हो गया क्या HH, फिर इधर हो गया क्या C, इधर हो गया H और इधर हो गया H और फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, ना हुआ। अब इसका डिटरमाइन कर लो 1 2 3 4 सिग्मा, तो क्या हो गया ये हो गया sp3, ये हो गया 3 सिग्मा 1 पाई तो क्या हो गया sp2, 3 सिग्मा sp2, ये हो गया कौन सा, ये भी 1 2 3 सिग्मा 1 पाई sp2, ये भी हो गया sp2, यहाँ हो गया sp3 और ये हो गया sp, नाइट्रोजन का भी 1 1 2 सिग्मा मतलब ये भी हो गया sp, चेक कर लेंगे सब लोग अपना अपना। अब यहाँ से अगर जाओगे यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे 12 है, बेंजीन है, तो C डायरेक्ट बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है C, ये हो गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड H H H H H और H, तो क्या हुआ इसमें अगर जाएंगे एक ये हो गया, 12वां नंबर में हमारे पास क्या हो गया, इधर पे 13वें नंबर पे हमारा हो गया CH3, ये हो गया CH3 और इधर हो गया लोन पेयर एक ये हो गया, और ये हो गया हमारा XIV, ये कंपाउंड जाओगे तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, सही ना हुआ। तो चलो इसमें अगर जाओ, इसमें देखो तो 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, ये पाई है, और तो बचा हुआ सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई क्या हुआ sp2, 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2 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 sp2, ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, अरे बर्दाश्त हो रहा है ना, वेरी गुड। अब देखो, अब इस कंपाउंड में देखोगे तो यहाँ बॉन्ड को अगर समझोगे तो यहाँ बॉन्ड हमारा क्या होगा, तो ये हो गया C, इधर हो गया H H H, ये हो गया CH H H हो गया, और यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये हो गया C
और इधर क्या H H और H हो गया। ठीक है, चलो 3 सिग्मा 1 2 3 4 सिग्मा क्या हो गया sp3, 4 सिग्मा क्या हो गया sp3, 4 सिग्मा क्या हो गया sp3, 3 सिग्मा। अच्छा देखो ये जो है यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन जो है ये लोन पेयर है नहीं, तो इसका काउंटिंग नहीं होगा। 1 2 3 सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं, तो क्या हो गया 3 सिग्मा मतलब sp2 हो गया। क्लियर है बात। लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक ऑड इलेक्ट्रॉन को कोई काउंट बॉन्ड बनाया नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो जब बॉन्ड बनाएगा तभी ना उस शेप की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये इन्वॉल्वमेंट ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसको इन्वॉल्व, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है ऑड इलेक्ट्रॉन, और ऑड इलेक्ट्रॉन को जो है वो काउंट नहीं करते हैं, याद रहेगा बात। अब आ जाए इसमें एक इधर हो गया क्या H, ट्रिपल बॉन्ड C और माइनस हो गया, एक और एक 2 सिग्मा, 2 सिग्मा तो sp, इधर भी 1 सिग्मा क्या हो गया sp हाइब्रिडाइज होगा। बात सबको समझ में आया, क्लियर है बात सबको। तो ये या sp है, ये sp, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम गौर करेगा तो sp3 सारा sp3 है, ये छोड़ के सब sp3 है। ये हमारा जो हो गया ये sp3 है, ठीक है। क्लियर है बात सबको, ये बात सबको समझना। चलो एक बार चेक कर लो सब लोग अपना अपना, पहले यार इसको चेक करो फिर उसको चेक करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। तो ये पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखे थे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका देखे थे, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो हमने उसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन अब निकालने में हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई भी एटम दिया हो तो उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमारे लिए आसान है, उनके हाइब्रिडाइजेशन को निकालने में हमको इशू नहीं आएगा। बात हाइब्रिडाइजेशन की आ रही है, तो एक बात हम डिस्कस कर रहे थे, अभी प्रीवियसली लिख ही रहे थे, तो क्वेश्चन की बात आ गई तो पहले हमने इसको बता दिया है। तो बात आता है ये हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका क्या एप्लीकेशन होगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात करते हैं अब हम। तो लिखोगे एप्लीकेशन ऑफ, डाल देंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या एप्लीकेशन होगा हाइब्रिडाइजेशन का, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में हम लोग एप्लीकेशन क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो सबसे पहला एप्लीकेशन तो हमारा यही था जो हम लोग प्रीवियसली पढ़ लिए, कौन सी, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल पढ़े थे, बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री। पहला तो एप्लीकेशन नहीं हो गया, बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो है इसका एक्सप्लेनेशन लेने के लिए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में अगर हम कहें तो सिंपली क्या होगा वो गौर करो। ये जो बॉन्ड एंगल है ज्योमेट्री, हम लोग याद होगा पढ़े थे, हाइब्रिडाइजेशन था sp, sp2 और sp3 यही ना पढ़े थे, 3 हाइब्रिडाइजेशन था। तो ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियसली पढ़ लिए हैं। बात आया है एप्लीकेशन तक का, तो ये भी एक एप्लीकेशन ही है, तो हम मेंशन कर देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद बात आया था इसकी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल, याद होगा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, और उसके साथ साथ हम लोग ज्योमेट्री की बात किए थे। तो पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में बड़ा डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, बस खाली मेंशन कर दे रहे हैं। ये sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे sp है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री था, और शेप क्या था लीनियर था, ये तो हम लोग देखे थे ज्योमेट्री लीनियर थी। sp2 है तो 120 डिग्री था, और ये ट्राइगोनल प्लेनर था। और ये लास्टली हम लोग ये देखे थे sp3 था तो 109 डिग्री 28 मिनट था, और ये टेट्राहेड्रल था। तो ये तो बात ऑलरेडी डिस्कस किए थे
केवल मेंशन कर दिए ये एक एप्लीकेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये पता कर पा रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन हो गया ये बॉन्ड एंगल और मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनका बॉन्ड एंगल और उनके ज्योमेट्रिकल शेप का एक्सप्लेनेशन जो है वो कहां से आता है, हाइब्रिडाइजेशन से ही आता है। पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा जो मेन पॉइंट हमारे पास आता है इसके एप्लीकेशन का वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आइडिया। तो दूसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 28 मिनट, ठीक है। यहां पे अगर हम जाएंगे ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अगर तुम ऑब्जर्व करो, देखो सबसे पहला चीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते किसको है, ये पढ़े हम लोग, क्या होता है, दूसरे के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींचेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो ये आइडिया जो है ये बेसिकली आता कैसे है, अब सोचो एक बात को ऐसे समझो तो ज्यादा क्लियर। मान लो एक एटम ये है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और एक एटम ये है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो स्ट्रांगली कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये एटम ए बी के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ पे ए बी को खींच रहा है। तो इस केस में ए बी के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा कि इस केस में, पहले वाले में। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है और न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के, इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के करीब है। तो जितना इसका साइज छोटा होगा इसका न्यूक्लियस उतना डोमिनेंटली इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसका मतलब है कि ये वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसके कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा इसके इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। ये तो बात समझ में आ रहा है। तो खींचने की जो बात आ रही है, जब बात कार्बन की आ रही है तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब इसी बात को हम यहाँ समझा रहे हैं, गौर करो। स्वाभाविक है अगर बात तो इस वो जो बात आई इस बात को ऐसे समझो, ये ऑर्बिटल्स है, ये एस है, पी है, डी है और एफ है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब कौन है, एस। जो जितना करीब होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। समझ में? क्यों करीब होगा तो न्यूक्लियस अगर केवल एस, मतलब ज्यादा एस डोमिनेंट है, मतलब ज्यादा एस डोमिनेंट है, मतलब वो न्यूक्लियस से एकदम करीब है, मतलब वो ज्यादा खींच पाएगा। क्लियर है? तो एस क्योंकि इसके नजदीक है इस कारण से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल पहले हम एक्सप्लेन कर दें। तो यहां से अगर जाएंगे तो सबसे ज्यादा कौन होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव, एस, देन पी, देन डी और देन एफ। तो एस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये बात सबको समझ आ रहा है। एस इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन कंपैरिजन टू पी, पी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन कंपैरिजन टू डी एंड डी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन कंपैरिजन टू एफ। समझ आया? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव इज। तो अब बात यहां पे प्रॉब्लम क्या आता है, तो देखो हम जब बात कर रहे हो, सुनना, जब हम बात कर रहे हो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो भाई ये 2.5 है, E3 है, 3.5 है, अब फ्लोरीन है 4। तो यहां तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लियर है। तब तो यहां तो सी का ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है खींचता है। प्रॉब्लम तब आएगा जब खाली कार्बन होगा। समझ में आ रहा है? मतलब कार्बन है ना, तो कार्बन के केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आइडिया कैसे आएगा, इसी के लिए हम लोग अभी डिस्कस करने का प्रयास। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर अलग अलग है तब तो क्लियर है, तब तो पॉलिंग स्केल के थ्रू ही हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कार्बन है, केवल कार्बन है,
केवल कोई दूसरा एटम है उसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमने देखा है ना कार्बन, कार्बन कै गो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? 3 गो, sp sp2 sp3, तो 3 अलग अलग केस हो गया ना। तो इन तीनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा अगर ये पूछा जाए तो कैसे हम बताएंगे? इसी बात का डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने एक चीज यहाँ डिस्कस किया कि S इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू P, P इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन, तो इन सारे में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इसका मतलब यह है कि जिस कार्बन के पास जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? तो अगर हम यहां से कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ये सिंपली हमारा बराबर होगा किसके? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर। सिंपल बात है कि अगर परसेंटेज S कैरेक्टर जो होगा जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन उतना ज्यादा होगा। क्लियर है बात? ये बात सबको समझ में आ रहा? चलो, तो इस बात का मतलब अगर हम यहां से समझ ले तो हमारा ये, अगर तुम देखो तो ये हमारा कौन हो गया? इधर हम हाइब्रिडाइजेशन ले लेते हैं, इधर हमने ले लिया हाइब्रिडाइजेशन, इधर हम लोग लेते हैं परसेंटेज S और इधर हम ले लेते हैं परसेंटेज P। तो अब यहां से अगर गौर करो, देखो, तो अगर हमारा sp है, sp2 है और कौन है? sp3 है, sp है, sp2 है और कौन है? sp3 है। ये नहीं ना है? तो यहां से अगर हम गौर करेंगे तो इसमें क्या होगा? sp है, इसका मतलब sp में कै गो ऑर्बिटल है? sp में कै गो ऑर्बिटल है? दूगो, दूगो है, एगो S है एगो, तो टोटल 2 ऑर्बिटल में एक S है, तो परसेंटेज कितना हुआ? 50-50 का है, भागीदारी 50-50 का है, तो 50% S है और 50% कौन है? P है। समझ में आ रही बात? यहां जाओगे sp2, दूगो एगो, 3 गो, 3 में एक भाग S है, 3 गो में एगो S है, इसका मतलब है कितना हो गया? 33.33% S है और 66.67% P है। समझ में आ रहा है बात? यही बात अगर करेगा यहाँ पे तो ये कितना हो गया? ये अगर देखेगा तो 3 1 4 भाग में एक भाग हमारा कौन है? S है, तो 25% कौन हो गया? 25% हो गया S और 75% कौन हो गया? P हो गया। ये समझ आया बात? तो अब सिंपल सा बात है, जिसका S कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो केवल S, अगर हम आप बात करेंगे ये, और ये ऑर्डर हम कह दे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हमारे हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी अगर बात कर लोगे, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देख लो, तो सबसे ज्यादा S 100% S, उसके बाद कौन होगा? sp 50% S, उसके बाद sp2 33.33% S, उसके बाद sp3 25% S और उसके बाद हो गया P। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? P, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? S। समझ में आया बात? तो ओवरऑल हम देखेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बन अगर देख ले, ऑफ कार्बन, तो कार्बन का, कार्बन विथ sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा, कार्बन विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन विथ sp हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर हो गया? तो ये ऑर्डर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही हमारा एक्सप्लेनेशन आ रहा है किसका? कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहां तक लिख लिए थे? चलो, तो यहां से लिखोगे इसको पहले, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वह बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो तीसरा एप्लीकेशन आएगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका एक्सप्लेनेशन।
तो स्वाभाविक है अगर हम इस बात का जिक्र यहां से करेंगे तो क्या होगा, छोटे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। एटम का साइज अगर बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, एटम का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ, तो ऑर्बिटल जितना छोटा होगा उसका साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो सिंपल समझो, तो ये, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एस कैरेक्टर ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सिंपल बात समझो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा है इसका मतलब है कि साइज क्या होगा, साइज छोटा होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब है कि साइज छोटा होगा। अच्छा, अगर साइज छोटा होगा तो इसका मतलब यह है कि इसका जो एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो उसका जो बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ की बात करोगे वो भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और बॉन्ड एनर्जी जो होगा, बॉन्ड एनर्जी भी यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आजा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। किस पे, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये जनरलाइज ही ना हो गया क्या, कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा हुआ, सिंपल सिंपल बात समझे कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो अगर ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो हो गया हमारा ये, तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो उसका साइज कम होगा, साइज कम होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो ज्यादा होगा। इतना बात तो समझ पा रहे हैं। अब सोचो, इसका मतलब हो गया अल्टीमेटली, अल्टीमेटली अगर हम कहे तो हम क्या बोलेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली, बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ है बढ़ने से, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर के, हुआ ना। और यही बात अगर हम कहेंगे किसका, बॉन्ड एनर्जी का, ये बॉन्ड लेंथ का हो गया, यही बात अगर हम इसी बात को रिलेट करेंगे किससे, बॉन्ड एनर्जी का अगर कहेंगे तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। और यही बात अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी करेंगे तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेंथ भी होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज इस कैरेक्टर के। ये बात सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा जो होगा, ठीक है, तो परसेंटेज इस कैरेक्टर पे ही डिपेंड करने वाला अल्टीमेटली क्या, बॉन्ड लेंथ। ये तो समझ पा रहे थे, इसको बात समझाते हैं, गौर करो। जैसे अगर तुम गौर करो थोड़ा समझना, ये जो हमारा सी सी, इसको अगर देखो सी एच एच एच, ये हो गया, ये हमारा हो गया सी डबल बॉन्ड, इधर क्या हो गया, सी हो गया, ये हो गया, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच हो गया, ये हो गया, है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे अगर गौर करो कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ कार्बन हमारा क्या है, यहाँ कार्बन जो है, ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें जाओगे तो क्या होगा, ये sp हाइब्रिडाइज है, एस कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर सबसे कम है और सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर वहां है। तो स्वाभाविक है, मतलब परसेंटेज एक्स देखो, यहाँ 25%, यहाँ 33.33, यहाँ 50% है। अब परसेंटेज एस ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है सीसी, सीसी सिंगल बॉन्ड, मतलब कौन है, sp3 और sp3, ये हो गया सीसी डबल बॉन्ड, ये हो गया sp2 और sp2, और ये हो गया सीसी ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारा कौन हो गया, sp और sp, यही ना है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन होगा, तो वही का एस बड़ा, सबसे छोटा कौन होगा, एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा होगा। तो ये इसका जो वैल्यू देखोगे ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, हम एक्सपेरिमेंटल डाटा पुट कर रहे हैं।
ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है और इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ऐसा क्यों हुआ सो समझ रहा है क्यों? क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ छोटा, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो बॉन्ड लेंथ छोटा किसका है देखो, तो सबसे एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया, इसका आंसर बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। इसी बात को और समझो, एक एग्जांपल से और देखते हैं। यही बात अगर ये कंपाउंड देख लो सी, अगर मान लो कार्बन, हम सी एच बॉन्ड को देख रहे हैं, सी एच बॉन्ड। अब सी एच बॉन्ड हमारे पास एक ऑप्शन है हो गया सी, अगर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड वाला इधर हो गया डबल बॉन्ड, ये एच है, एच हो गया, और सी इधर हो गया क्या ट्रिपल बॉन्ड, इधर हो गया एच, ये हो गया, तीन हो गया। तीनों में ऑप्शन देखो, यह कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई तो sp2, 1 2 सिग्मा और 2 पाई, ये क्या हो गया sp, तीनों ऑप्शन हुआ। तो अब सोचो, तो यहाँ पे भी अगर जाओगे तो यहाँ कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाइड्रोजन अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, या कार्बन जो हमारा हाइड्रोजन जो जुड़ा हो sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, तीन में से कोई यहाँ जुड़ा। तो इस केस में अगर हम चलेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बॉन्ड लेंथ की बात अगर करेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर का कहानी क्या हुआ, यहाँ भी वही चीज आ रहा है, यहाँ भी परसेंटेज एस कैरेक्टर का कहानी यही आ गया क्या। ये हमारा जो इसमें अगर जाएंगे, ये यहाँ भी देखो तो परसेंटेज यहाँ कितना हुआ 25, यहाँ पे 33.33, यहाँ पे 50% है। तो स्वाभाविक है सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन होगा ये, और सबसे छोटा कौन होगा वो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये 1.1 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका जब निकालते 1.09 एंगस्ट्रॉम और 1.07 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये हुआ, अब देखो जैसे मान लो अगर हम एग्जांपल के लिए ऐसे कहते कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड, अच्छा यही कंपाउंड अगर ये है सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच, ये है, और यही कंपाउंड ये है सी डबल बॉन्ड, तो सब में तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगले बॉन्ड है ना, तो देखने में तो ये सब सी एच ए बॉन्ड ना दिख रहा है, और देखने में तो सब सी एच ए बॉन्ड है ना, सी एच सिंगल बॉन्ड है, तो सबको सेम होना चाहिए था। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो उसका परसेंटेज कैरेक्टर अलग होगा, परसेंटेज कैरेक्टर अलग होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक अलग होगी, इलेक्ट्रॉनिक अलग होगी तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा वो चेंज करेगा। बात सबको समझ में आ रहा है, ये बात, ये एप्लीकेशन क्लियर हो रहा है सबको, क्लियर है सबको। चलो तो इस बात को भी मेंशन कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बात गौर कर लो, एक बार फिर से रिपीट कर दे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात अगर करोगे तो ये हमारा जो हो गया परसेंटेज कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। ये भी क्योंकि दिख रहा है कि परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसका साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा, वो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर, जबकि बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, परसेंटेज कैरेक्टर के ज्यादा के होगा। यहाँ पे अगर बात करोगे तो हमने इसको एक्सप्लेन किया एग्जांपल से, दो एक्सप्लेनेशन दिया, और इस एक्सप्लेनेशन में हमारे पास सामने आया ये कहानी हमको दिखा कि अगर ये रहेगा तो सामने दिख रहा है हमको क्या कि जो sp वाले का सबसे बड़ा, sp3 वाले का सबसे बड़ा लेंथ होगा, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन वाले का लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। और इन द सेम सेंस हमने यहाँ डिस्कस किया क्या, CH बॉन्ड को अगर डिस्कस किया तो CH बॉन्ड, अब तुमसे पूछा जाए कि इसमें से कौन से बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं, कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, sp3 वाला, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा है, ये इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, वो बॉन्ड लेंथ छोटा है मतलब वो स्ट्रांग है, तो ज्यादा एनर्जी देना होगा तोड़ने के लिए, और ये बॉन्ड बड़ा है इसका मतलब ये कमजोर है, इसको कम एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा। यहां तक बात सबको समझ में। इस एप्लीकेशन में अगला एप्लीकेशन हमारे पास आता है, इसी में एक पॉइंट और हमारे पास जुड़ता है
और वो हमारे पास इसी में एप्लीकेशन को अगर देखो तो एक एप्लीकेशन और हमारे पास आएगा इसमें, वो है एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। चौथा पॉइंट आएगा एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का एसिडिक नेचर। देखो एसिडिक नेचर का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन देने की एबिलिटी। तो जो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन are easily removed, hydrogen attached to more electronegative carbon, attached to more electronegative carbon, hydrogen attached to more electronegative carbon get easily removed, and hence a given species becomes more acidic, given species becomes more acidic, वो मोर एसिडिक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुम लेके चलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे अगर जुड़ा रहेगा ये हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन गेट इजिली रिमूव्ड, एंड हेंस द गिवन स्पीसीज बिकम्स मोर एसिडिक। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है अल्केन है, एक अल्केन ले लो, अल्कीन ले लो और एक अल्काइन ले लो। ठीक है, तो यहां से अगर चले अल्केन में हमारे पास कौन है, इथीन ले लेते हैं C2H6, इथेन ले लिए, फिर C2H4 ले लिए, इथीन ले लिए, इथेन, फिर हमने इथीन लिया और फिर हम लोग यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इथाइन ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे C2H2, अगला हमने ले लिया C2H2, ये हमारा हो गया क्या, इथाइन हो गया। इथेन, इथीन, इथाइन की बात कर ले तो देखो इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन है CHHH, CHHH, ये वाला हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइड से। यहाँ वाला हाइड्रोजन अगर हम जाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ H, इधर हो गया क्या, इधर हो गया H, किससे, sp2 हाइब्रिडाइड से हटाना है इसको। और यही बात हम यहाँ करेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड H, ये किससे जुड़ा हुआ है, sp से, जिससे इसको हटाना है। तो आसानी से कौन वाला हाइड्रोजन हटेगा, sp3 वाला हटेगा कि sp वाला हटेगा, जितना ज्यादा s का इलेक्ट्रॉनिक किस पे डिपेंड करेगा। तो ये यहाँ पे इस लाइन का मतलब ही हो गया, इस बात को हम पहले और मेंशन करते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करें। देखो तो इस लाइन का जो हम पढ़े, इस बात का क्या मीनिंग हुआ, मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जितना ज्यादा होगा, ज्यादा कब होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो उस कारण से हाइड्रोजन क्या करने की, फर्निश करने की एबिलिटी, हाइड्रोजन फर्निशिंग एबिलिटी जो होगी उसकी, हाइड्रोजन फर्निशिंग एबिलिटी जो है इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ बात करके चल रहे हैं, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि ये हाइड्रोजन के देने की एबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। अब एक चीज सोचो, इसमें समझ आए बात, जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो वो खींच लेगा, खींचने की मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी ज्यादा होगी,
और हाइड्रोजन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो आसानी से ई वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ई वाला निकलेगा, क्यों निकलेगा? तो बात आएगा परसेंटेज एस पे। तो परसेंटेज एस इसका कितना है? 25%। यहाँ कितना है? 33.33। और यहाँ कितना है? 50%। तो ज्यादा एस कैरेक्टर किसका है? और एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो एसिडिक है। ये यहाँ पे अगर जाएंगे तो स्वाभाविक है, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एसिडिक, इसी कारण से एसिडिक कैरेक्टर अगर हम देख ले तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा अल्काइन का होगा, देन अल्कीन, और देन अल्केन होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अल्काइन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन और देन। समझ में आया बात? ये बात सबको क्लियर हो गया? कर लेंगे इसको। ये बात समझ में आ गई? ये था हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखे, क्यों हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता पड़ी थी? तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर है? तो इसमें हमारे पास एप्लीकेशन आया जिसमें हम लोग पहला चीज देखे शेप, मतलब ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल की बात। दूसरा हम लोग देखे क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की बात। तीसरा हम लोग देखे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात, और एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन से ही बेस्ड होके आती हैं। इसका उससे रिलेटेड बातें थी तो हमने इसको यहीं पे डिस्कस कर दिया। क्लियर है बात? ये बातें समझ में आ गई? हम लोग अभी कंटिन्यूड है, बात हमारा चल रहा है आखिर कार्बन में ऐसा क्या है जिस कारण से वो इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में कैपेबल होता है। तो दो बातें क्लियर हो गई थी उसकी भी। तीसरी बात उसका अगर हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि कार्बन का जो साइज होता है, कार्बन का स्मॉल साइज होना और इलेक्ट्रोनिगेटिव होना भी एक बहुत बड़ा कारण है ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड बनाने का। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये स्मॉल साइज एंड, तीसरा बात हमारे पास आता है स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन कार्बन, स्मॉल साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। स्मॉल साइज होने से कार्बन इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाने में कैपेबल होता है। मतलब ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन जो है वो ढेर सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में कैपेबल होता है। कैसे? जस्ट इस बात को अगर तुम गौर करो तो देखो इसमें क्या होगा। तो जैसे सिंपल समझो, अगर छोटा साइज होगा, इस बात को हम ऐसे समझाते हैं। देखो जैसे हमारा 2p है, ये अगर 2p है, 2p के ऑर्बिटल्स है, तो 2p के अगर ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास, 2p ऑर्बिटल्स अगर हमारा है, तो 2p ऑर्बिटल्स अगर हमारे पास होगा, ये 2px 2py 2pz है, ठीक है। और दूसरा 2px 2py 2pz अगर हमारे पास होगा, दोनों को अगर समझो तो ये इंटरमिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? एक्सिस वाइज ओवरलैपिंग सिग्मा 1। अब ये जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? साइड वाइज। तो क्या बनता है? पाई 1। तो स्मॉल साइज होने के कारण से, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, क्या होगा? तो इफेक्टिव साइडवाइज ओवरलैपिंग, इफेक्टिव साइडवाइज ओवरलैपिंग इज ऑब्जर्व्ड। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 2p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। क्लियर है? इफेक्टिव पाई बॉन्ड मतलब साइडवाइज ओवरलैपिंग इफेक्टिवली होता है। लेकिन अगर यही बात करोगे किसमें? 3p की बात कर लो, ये अगर 3p की बात करते हो तुम, ये 2p ओवरलैप किया, अगर ये 3p है
तो 3p का साइज बड़ा होने के कारण से एक्सिस वाइज जैसे ही ओवरलैप कर लेगा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग दूर होने के कारण से इसके क्लाउड और इसके क्लाउड कभी भी ओवरलैप नहीं कर पाते, और नहीं करने के कारण से ये कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में कैपेबल नहीं होते। मतलब क्या, तो ड्यू टू लार्ज साइज, सिंपल समझो, ड्यू टू लार्ज साइज 3p ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। अब अगर साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं होगा, and hence only sigma bond is formed by 3p orbitals। तो जैसे ही बड़ा हुआ साइज, जैसे कहने का मतलब नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन, इस बात का एक्सप्लेनेशन यहां से मिलता है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है, तो यहाँ 2p का इन्वॉल्वमेंट है, इस कारण से नाइट्रोजन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, समझा बात। लेकिन यही अगर फास्फोरस की बात करोगे तो ये N2 का एग्जिस्टेंस होता है, और होने का कारण क्यों है, क्योंकि साइज छोटा है, 2p इन्वॉल्व है तो पाई बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यही बात तुम करेगा P2 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, कारण तो कॉन्फ़िगरेशन देखेगा कि होगा 1s2 2s2 2p6 और ये होगा 3s2 3p3। अब 3p3 है तो इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो एक्सिस वाइज तो मिल जाएगा, लेकिन कभी भी वो साइड वाइज मिल ही नहीं पाएगा, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा। इसी कारण से फास्फोरस एक्चुअल में जब बनाता है तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, और ये इस कारण से P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये आगे हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बात आया है तो हम समझाए हैं, क्या समझे, इससे क्या फायदा हुआ। कार्बन का साइज छोटा है, तो छोटा होने के कारण से, क्यों, क्योंकि उसमें 2p ऑर्बिटल है, और 2p ऑर्बिटल होने के कारण से क्या हुआ, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इफेक्टिवली कर पा रहा है। देखे थे sp sp2 sp3 था ना, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं। तो कार्बन ड्यू टू स्मॉल साइज होने के कारण से कार्बन आसानी से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता है, और कर पाता है इस कारण से वो वेराइटी ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब पाई बॉन्ड बनाइबे नहीं करेगा, तो जब चाहिए तो सबको सेटिस्फाई करने के लिए टर्म चाहिए, तो इस कारण से, मतलब सिंपल हो गया, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन जो हमारा है, कार्बन इज एबल टू फॉर्म सिंगल डबल और सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड with itself with another carbon और डिफरेंट एलिमेंट से भी वो बना सकता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब कार्बन अपने में जरूरत पड़ने पे सिंगल बॉन्ड तो बना ही रहा है, अपने में क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड भी बना पा रहा है, जरूरत पड़ने पे खुद में ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा। तो अब यहाँ पे 6 गो एटम चाहिए था, यहाँ 4 एटम मिला तो 4 को में काम चला लेगा, 2 एटम है तो 2 ही एटम में काम चला लेगा, क्यों, क्योंकि अपने में उसको ट्रिपल बॉन्ड बनाने का ऑप्शन हो गया है। लेकिन यही अगर ऑप्शन नहीं रहता तो जब चाहिए तो 6 गो एटम चाहिए ना, तो लिमिटेशन आने लगेगा। तो इसमें वेराइटी ऑफ बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी है। इसके स्मॉल साइज होने से ये खुद में तो ये बना ही रहा है, जरूरत पड़ने पे नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड, जरूरत पड़ने पे नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड, जरूरत पड़ने से नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे स्मॉल साइज होने के कारण से जितना आसानी से वो अपने में सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, उतना ही आसानी से वो दूसरे के साथ भी सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना पाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये जिस तरह से ये जरूरत पड़ने पे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, जरूरत पड़ने पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है।
जरूरत पड़ने पे कार्बन जो है सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड, जरूरत पड़ने पे कार्बन के साथ जो है वो क्या बना सकता है, ये डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन। समझ में आ रहा है? ये जो हमारे हो गए, ये कार्बन जो हमारा है वो अलग अलग जिस वेराइटी का बॉन्ड बनाने में कैपेबल हो पाता है। कारण क्या है, क्योंकि उसका साइज स्मॉल है। समझ में आया बात? तो अब एक बात तुमको समझ में आ गया, वाई कार्बन इज कैपेबल टू फॉर्म दैट मच कंपाउंड। तो उसका पहला कारण क्या हुआ, उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी, उसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करना, पहला हो गया कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करना, दूसरा मैक्सिमम कैटिनेशन एनर्जी होना, तीसरा टेट्रावैलेंसी होना, और चौथा उनका स्मॉल साइज का होना। ये सबसे मेजर कारण है जिसके कारण से कार्बन इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में कैपेबल होता है। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात? ये बात समझ में आया कि नहीं सबको? ये बात क्लियर हो गया सबको? ये क्यों बना पाया सो क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, कार्बन का कैरेक्टरिस्टिक जिसके कारण से वो इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में कैपेबल होता है। क्लियर है सबको? पहले उतार लो फिर आगे। क्लियर है बात? ये बात तो सबको समझ आ रहा है? तो जैसे नाइट्रोजन है, देखो तो ये कार्बन है, तो कार्बन का कितना हुआ 1s2 2s2 कौन हुआ 2p2, नाइट्रोजन कितना है 1s2 2s2 2p3। तो ये सब में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, p2p। इस सब में कौन इन्वॉल्व है, इस सब में अगर तुम चेक करके देखो तो सब में हमारा इन्वॉल्वमेंट किसका है, 2p का है। और अगर 2p का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग ऑब्जर्व होगा, और इसके कारण से क्या होगा, एंड हेंस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आल्सो टेक्स प्लेस। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक्स प्लेस। पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो हो सकता है। क्लियर है, समझ आया? लेकिन यहाँ क्या होगा, कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। ये बात सबको समझ में आया? क्यों, तो ये जैसे एग्जांपल के लिए कौन हो गया, जैसे फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यही अगर सल्फर ले लो 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब इन सब में कौन इन्वॉल्व हो गया, सब में चेक करो तो इन्वॉल्वमेंट इसमें किसका दिख रहा है, इसमें p का दिख रहा है, 3p का दिख रहा है। इस कारण से ये कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं अपने में। जब भी बनाएंगे तो खुद में क्या बनाएंगे, ये खुद में जब भी बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? खुद में ये कभी भी हमारा जो है ये अपने में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में कैपेबल नहीं होते, लेकिन ये खुद में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा क्योंकि साइज छोटा होगा। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण से वो खुद में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड तो बना ही रहा है, दूसरे के साथ भी ये बना पाता है, और ये कारण हो गया जिसके कारण से वो इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करने में कैपेबल होता है। क्लियर है बात? ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो ये जितनी भी बातें हमारे पास ये यहाँ तक तो वो क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर है? अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग फिर बात करेंगे किसके बारे में, अब काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, और तब फिर उसके बाद वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो फिर यहाँ तक भी लिख लो, फिर इसके बाद हम लोग अगले क्लास में फिर इसके आगे बढ़ेंगे।